अध्याय 26। कक्षा एस के छात्र प्रति व्यक्ति एक छात्रावास में रहने के हकदार थे। हालांकि ये हर किसी के लिए मामला नहीं था। उदाहरण के लिए लो, उसने 4 लोगों के साथ एक छात्रावास साझा किया क्योंकि वह अपनी उम्र के लोगों के साथ समय बिताना चाहती थी। उसे लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद था और वह कक्षा एफ से कक्षा ए तक सभी के साथ मित्रवत थी, इसलिए उसके छात्रावास में हमेशा अन्य कक्षाओं के छात्र रहते थे। 60 वर्ग मीटर की संकीर्ण जगह में 7 बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर मिठाई और कॉफी का स्वाद लेते हुए खुशी से बातें कर रहे थे। लो, क्या तुम ठीक हो? कोई फ्लेम के पास आया जो तकिए पर अपना सिर दबाए कांप रही थी। वह जैकी थी। ओह, यह क्या है? हमें बताओ, ये सही है? क्या आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? ये सिर्फ मासिक धर्म की ऐंठन है, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। वास्तव में अन्य लड़कियों ने तुरंत फ्लेम पर ध्यान देना बंद कर दिया और आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। मैं कुछ कैसे कह सकता हूँ? मुझे किसी को बताना नहीं चाहिए। मुझे अकेले ही कष्ट सहना होगा। बेक्यू सियोल, उसने कहा कि वह अपना उद्देश्य भूल गया है। प्रतिगमन का एक दुष्परिणाम किसी की सबसे कीमती यादों और उद्देश्य की हानि था। इस प्रक्रिया में सब कुछ पीछे छोड़ते हुए वह मिशन की भावना के साथ आगे बढ़ रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह जीना चाहते हैं। वे शब्द दिल दहला देने वाले थे, सीधे फ्लेम के दिल में कील ठोक रहे थे। वह जीना चाहता है। अगर किसी और ने ऐसा कहा होता तो उसने इसे खारिज कर दिया होता, लेकिन बाकी सियोल अलग था। यदि यह सच है कि वह रजत शरद चंद्रमा की शक्ति के साथ लौटा, तो वह अपने मिशन को पूरा करने के तुरंत बाद गायब हो जाएगा और उसका अस्तित्व इस दुनिया से पूरी तरह से मिट जाएगा, बिना कोई रिकॉर्ड, यादें या निशान छोड़े। शायद उसे आज हुई उनकी बातचीत भी याद नहीं होगी, या ऐसा उसने सोचा। यदि वह प्रतिगामी होता, तो उसके पास एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो उसे मिटा दिए जाने के खतरे के बावजूद भी निडर बना सके। लेकिन कोई नहीं। वह दुनिया को बचाने के मिशन के साथ लौटा था, फिर भी वह जीना चाहता था। वह जानता था कि वह अंततः मर जाएगा, और यद्यपि वह डरा हुआ था, फिर भी वह रास्ते पर आगे बढ़ने वाला था। क्या उनके शब्द मूल रूप से यह नहीं सुझाते थे, आइए एक दूसरे को केवल आधा सच बताएं? उसने बहुत आसानी से एक ऐसा वादा कर दिया जिसे कभी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अब से वह कभी भी उसके किसी भी रहस्य को उजागर नहीं करेगी, और यदि उसका भी उसके जैसा ही उद्देश्य होता, तो वह यथासंभव उसका समर्थन करने की कोशिश करती। बीप! छात्रावास के दरवाजे पर अलार्म बज उठा। हे वोन रेयांग, ज्वाला! अन्य विद्यार्थियों में से एक आश्चर्यचकित रह गई जब उसने स्वचालित रूप से उत्कीर्ण अक्षरों की जांच की। लो, ओह, हाय वोन रेयांग, आपसे मिलने के लिए यहाँ है। मेरे लिए उपलब्ध नहीं, बटन दबाएं। लेकिन ये हाय वोन रेयांग है। हालांकि फ्लेम ने अपना सिर ढकने के लिए कंबल फैला लिया, जवाब देने में बहुत आलसी थी। थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद जैकी ने सभी के हाव भाव को देखा। फिर किसी भी संयोग से अगर मैं बाहर चला जाऊं, तो क्या ये ठीक रहेगा? उसका दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह व्यर्थ है, लेकिन उसका चेहरा न देखने के विचार को सहन नहीं कर सकती थी। दोस्तों, मैं अभी वापस आता हूँ। जैकी चुपचाप छात्रावास से बाहर निकला और जल्द ही भूतल पर पहुंच गया। दूरी में हे वोन रेयांग रात के आकाश को शून्य रूप से देख रहा था। उसने उसे धुंधली रोशनी में देखा, यहाँ तक कि वे उदासीन और ठंडी आंखें भी उसे सुंदर लग रही थीं। अरे! जब जैकी ने शर्म से पुकारा, तो हे वोन रेयांग ने पीछे मुड़कर देखा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फ्लेम यहाँ नहीं है। इस बीच यह अच्छा होगा यदि हम बातचीत कर सके, भले ही वह केवल एक शब्द ही क्यों न हो। हालांकि वास्तविकता इससे भी अधिक कठोर थी। आप कौन हैं? हाँ, जैकी उस पर हकलाया, सचमुच शर्मिंदा हुआ। वह अभी भी अक्सर फ्लेम के साथ जाती थी और कुछ अवसरों पर उसने उसे देखा था। भले ही वह उसे याद न कर सका हो, फिर भी उसे उसके नाम टैग को कुछ बार देखना पड़ा। मैं फ्लेम का दोस्त हूँ। वह कहाँ है? अब भी हे वोन रेयांग की नज़र केवल फ्लेम पर थी। ये पछतावा था, लेकिन उसे अपने विचार बाहर निकालने थे।
वह सो रही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके शब्दों पर हे वोन रेयांग ने हवा में शून्यता से देखा। क्या उसने अपनी ऊर्जा सिर्फ इसलिए खो दी क्योंकि उसने एक बेकार छात्र के सामने कबूल कर लिया और फिर उसे छोड़ दिया गया? उसके दिल में हार की गहरी भावना घर कर गई। आखिर तुम्हें उस आदमी के बारे में क्या पसंद है जो हर चीज में हीन है? फुल मून टॉवर का उत्तराधिकारी माने जाने का क्या मतलब था? वह एक निम्न स्तर का छात्र था जो मा यू सियोंग को भी नहीं हरा सकता था, जो केवल शौक के रूप में जादू सीखता था, और एक मूर्ख था जो एक महिला के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर सकता था। भले ही उसने चारों ओर बेवकूफ बनाया, मा यू सियोंग अंततः अपनी प्रतिभा के साथ स्वर्ग तक पहुंच गया, और बाकी सियोल अपनी चमकदार जीभ से फ्लेम के दिल को हिला सकता था। इस बीच वह केवल ईर्ष्या में डूबा रह सकता था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसमें मा यू सियोंग और बाकी सियोल की बराबरी करने का आत्मविश्वास नहीं था। हे वोन रेयान का सिर अराजकता से भर गया था। उसने अपनी आत्मा में दर्द महसूस किया। दाह करना, एक हीन भावना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अजीब, मैंने आमतौर पर ऐसी चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा था। मेरे दिमाग में नकारात्मक और बदसूरत विचार क्यों चलते रहते हैं? मुझे इससे बाहर निकलना होगा। इसे मुझ पर हावी नहीं होना चाहिए। ये हाल ही में तनाव के कारण होना चाहिए। जैकी की ओर मुड़ते हुए हे वोन रेयांग ने कहा, मैं समझ गया। मुझे वापस जाना चाहिए। मेरी जगह उसे ख्याल रखने के लिए कहो। हाँ। चिंता के उन शब्दों को छोड़ने के बाद हे वोन रेयांग पुरुषों के छात्रावास की ओर गायब हो गया। जैकी ने उसे घूरते हुए अपने दांत भींच लिए और अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। ये कष्टप्रद है। वह बुरे मूड में थी। मैं नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। ये हमेशा से ऐसा ही था। क्यों हमेशा लॉ ही क्यों? कभी भी, कहीं भी, किसी के भी साथ। सभी ने केवल लॉ की ओर देखा। वह शख्स जो हमेशा सुर्खियों में रहता था, जिसे सबका प्यार मिलता था, वह था फ्लेम। वह परी की तरह सुंदर थी। उसका व्यक्तित्व मिलनसार था और उसमें विभिन्न जातियों के जादू का उपयोग करने में सक्षम होने की असाधारण प्रतिभा थी। उसके पास सब कुछ था, यहाँ तक कि जैकी के पहले क्रश में भी उसके लिए एक बात थी। जैकी ने रात के आसमान की ओर खाली दृष्टि से देखा। वह लगातार देखती रही। पहला टॉवर, 79वीं मंजिल, उप प्राचार्य कार्यालय, स्टेला अकादमी के वाइस प्रिंसिपल और कक्षा 8 के जादूगर आर्ची हेडन प्रोफेसर मेजेंटायरन के सामने खड़े थे। मैंने सुना है कि इस बार एक छात्र प्रोफेसर मेजेन ने आपको अपमानित किया था। कितना शर्मनाक। आपको कैसा लगता है? मेजेन ने अपना होंठ काटा। उद्धरण चिन्ह ... मेरे पास कोई बहाना नहीं है। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैसा लगता है? उसने दबाया। मेजेन उसके सवाल से मंत्रमुग्ध लग रहा था और उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे भयानक और गुस्सा आ रहा है। एक कमीने को ऐसी प्रतिभा क्यों दी गई? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, आर्ची हेडन खड़े हुए, प्रोफेसर मेजेन को कंधे पर थपथपाया और धीरे से फुसफुसाए, उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ते रहो। डॉक्टरों के साथ अल्केमिकल इंजीनियरिंग क्रॉस तकनीक अनुसंधान कैसा चल रहा है? क्या यह अच्छा चल रहा है? प्रोफेसर मेजेन पहली बार मुस्कुराए। बिल्कुल, वह एक बहुत ही विशेष शोध कर रही थी। मून शैडो चर्च नामक एक विशेष संगठन में कई उत्कृष्ट डॉक्टर थे और वे कीमिया और जादुई इंजीनियरिंग को संयोजित करने के लिए अल्केमिकल इंजीनियरिंग क्रॉस तकनीक पर शोध कर रहे थे। संक्षेप में, ये लगभग असंभव शोध था। कीमिया, जो पदार्थ के सार से संबंधित थी, और जादुई इंजीनियरिंग, जिसने पदार्थ को ही जादू दे दिया। अब तक कई प्रतिभाओं ने कोशिश की है और सभी असफल रहे हैं। लेकिन इस बार यह अलग होगा। क्या आपका सिर थोड़ा साफ महसूस होता है? समय आ गया है कि मैंने तुम पर जो विशेष आशीर्वाद दिया है उसका प्रभाव उजागर हो। हाँ, इसके लिए धन्यवाद। अनुसंधान तेजी से प्रगति कर रहा है। उन शब्दों पर आर्ची मुस्कुराई। बेवकूफ औरत, वह शायद ये भी नहीं जानती कि अभी उसे कौन धोखा दे रहा है। शायद अगर उसने ऐसा किया भी, तो उसे कोई परवाह नहीं होगी।
वह एक महिला है जो शक्ति और सम्मान प्राप्त करने पर शैतान के साथ सौदा करेगी। काले जादूगरों के खिलाफ लड़ने वाला एक जादुई योद्धा जो काले जादूगरों के लिए काम करता है। जब उन्हें पता चलेगा तो दुनिया कितनी हंसेगी। इसके बारे में सोचते ही उसे उत्तेजना से चक्कर आने लगा। अब समय आ गया है। जादूगरों की शक्ति से प्रेरित होकर काले जादूगरों को हमेशा छिपना पड़ता था। अब एक ही रास्ता बचा था, वर्तमान जादूगरों से एक कदम आगे बढ़कर एक तकनीक का आविष्कार करना और समाज में अराजकता पैदा करना। अगर कीमिया इंजीनियरिंग पूरी हो जाए तो यह संभव होगा। जल्द ही समय आ जाएगा। तब तक मैं सांस रोककर चुपचाप इंतजार करूंगा। अल्टेरिशा के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह निजी प्रयोगशाला कह सके। उसने केवल प्रोफेसर मेजेन टायरेन की प्रयोगशाला से जुड़े गोदाम का अस्थायी रूप से उपयोग किया। बेक्यू सियोल को समूह असाइनमेंट के लिए रिपोर्ट जमा करनी थी। जब वो उससे मिलने गया तो अल्टेरिशा ने हैरान चेहरे के साथ उसका स्वागत किया। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि छात्र सप्ताहांत पर भी आएंगे। क्या वह एक रिपोर्ट है? यहाँ छोड़ दो, उसने लगभग पूछा। मुझे इसे कहाँ रखना चाहिए? लेकिन वह पीछे हट गया। ये पूरी तरह अराजकता थी। कॉफी का कप छत से क्यों लटका हुआ है? हर जगह उड़ने वाले ये कागज के बंडल क्या हैं? बेक्यू सियोल को आश्चर्य हुआ कि क्या ये केवल कलात्मक प्रतिभा थी। उसने बहुत सोचा कि फ्लोरोसेंट रोशनी फर्श पर चारों ओर क्यों नाच रही थी। मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा, उन्होंने अंततः डेस्क पर एक मोटी किताब चुनते हुए कहा। जैसे ही उसने उसे गिराया, जोरदार आवाज के साथ पूरा सपोर्ट ढह गया। क्या वह मेरी गलती थी? हे, ये ठीक है, मैं इसे तुरंत साफ कर सकता हूँ। ये ठीक है, चिंता मत करो। हाँ, अल्टेरिशा शर्म से मुस्कुराए और जल्दी से प्रयोगशाला को साफ कर दिया। वह एक शिक्षण सहायक थी जिसे मेजेन हमेशा डांटती थी। यहाँ तक कि विद्यार्थियों ने भी अधिकतर उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वह स्टेला से नहीं थी। क्या वह सड़क पर रहने वाले कीमियागरों के समूह या कुछ और से नहीं है? सौभाग्य से वह एक सहायक के रूप में स्टेला अकादमी में शामिल होने में सक्षम थी। दुर्भाग्य से उसे मेजेन के अधीन काम सौंपा गया था। उफ, ये थोड़ा भारी है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। जब बेक्यू सियोल ने एक बक्सा उठाया और उसे आगे बढ़ाया तो अल्टेरिशा ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। आप किस बात से इतने आश्चर्यचकित हैं? इससे मुझे अपनी मांसपेशियां दिखाने की इच्छा होती है। जब उसने सभी बक्से एक तरफ रख दिए तो छिपा हुआ एक ब्लैकबोर्ड दिखाई दिया। यह एक जादुई कलम थी। एक कलम जिसे भविष्य में विकसित किया जाएगा और दुनिया भर में सभी जादूगरों द्वारा उपयोग किया जाएगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पास पहले से ही बीटा संस्करण है। अरे ऐसा है। प्रोफेसर मेजेन ने कहा कि यह वह फॉर्मूला है जिसका वह डॉक्टरों के साथ अध्ययन कर रही हैं। एक सूत्र। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ अस्तित्व में है। हालांकि अल्टेरिशा को इसमें बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वह इसके बारे में बात करती रही। इसे अल्केमिकल इंजीनियरिंग क्रॉस तकनीक कहा जाता है। मैं भी इसे देखना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर ने मुझे इसे छूने से मना किया, इसलिए मैं रुक गया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझमें कमी है। काश मैं किसी दिन ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ पाता। प्रोफेसर हमेशा मुझे बेवकूफ़ कहते हैं और मुझ पर लानत भेजते हैं, लेकिन क्या ऐसा है? वह सूत्र, ये कुछ परिचित है। धुंधली यादें भ्रम की तरह उसके दिमाग में तैरती रहीं, लेकिन वह उन्हें समझ नहीं सका। क्या मुझे इसे देखने की अनुमति मिल सकती है? कृपया बेझिझक, लेकिन अगर आप प्रोफेसर द्वारा पकड़े गए तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। खैर, वह पहले से ही आपसे और मुझसे नफरत करता है। वह कुछ बुदबुदाती रही, लेकिन बेक्यू सियोल का दिमाग पहले से ही अन्य संभावनाओं से भरा हुआ था। उम्मीद का एक फूल जो मुट्ठी भर सूखी और उजाड़ जमीन पर खिला। यह एक ऐसा वाक्य था जो अल्टेरिशा को व्यक्त करते समय हर समय प्रकट होता था। उस प्रकरण के बाद स्टेला अकादमी अंदर तक हिल गई थी जिसमें प्रोफेसर मेजेन एक काले जादूगर में बदल गया था। अकादमी में एक काला जादूगर था। प्रतिष्ठा की हानि के अलावा हिंसा के कारण भौतिक और मानवीय क्षति भी बहुत हुई। इसके अलावा
प्रोफेसर मेजेन टायरेन के नेतृत्व में अंधेरे जादूगरों ने कीमिया जादू इंजीनियरिंग अल्केमिकल इंजीनियरिंग क्रॉस तकनीक को पूरा किया। इस तकनीक के शामिल होने से कुछ समय के लिए काले जादूगरों को भागदौड़ मचाने की अनुमति मिल गई। हाँ, कीमिया जादुई इंजीनियरिंग। बेक्यू सियोल धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि किसी दिन अल्टेरिशा कीमिया इंजीनियरिंग की तकनीक हासिल कर लेगा और उसके लिए एक आविष्कार विकसित करेगा। लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो कीमिया इंजीनियरिंग पहले स्थान पर अल्टेरिशा की तकनीक नहीं थी, ये काले जादूगरों की तकनीक थी। आइटम एकाधिकार के कारण खेल में काले जादूगरों का शिकार करने से मैं 1 या 2 दिन से परेशान नहीं था। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। उन सभी वस्तुओं ने पहले से ही शक्तिशाली अंधेरे जादूगरों को और भी मजबूत और अधिक निराशाजनक बना दिया। उस तकनीक को जादूगरों के हाथ में आने में कितना समय लगा? उस समय प्रौद्योगिकी में अंतर पहले से ही चौड़ा हो गया था, इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि वे कभी भी अंधेरे जादूगरों की तकनीक को पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्टेरिशा, जैसे ही उसने कदम रखा, सब कुछ बदल गया। एक प्रतिभाशाली मस्तिष्क के साथ साथ शानदार और नवीन विचारों से लैस, वह कई वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सफल रही, जिनके बारे में काले जादूगरों ने सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। क्या होगा अगर अल्टेरिशा को ये तकनीक सबसे पहले हाथ लगे? सहायक अल्टेरिशा, हाँ, क्या तुम्हें कुछ कॉफी चाहिए? नहीं, ये बात नहीं है। बेक्यू सियोल ने अल्टेरिशा की आंखों में देखा। वह एक अपरिपक्व लड़की की तरह थी जो अब अपनी उम्र के हिसाब से अस्थिर दिखती थी, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा मौका मिलता, वह तुरंत अपने पंख फैलाती और उड़ जाती। अब से वो उसे हर छोटा मौका देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर मेजेन आपको धमका रहा हो? क्या ये कष्टप्रद नहीं है? आप ऐसा सवाल क्यों पूछेंगे? अगर बहुत ताज़ा तरीके से बदला लेने का कोई तरीका होता तो आप क्या करते? मैं केवल एक सहायक हूँ, और अगर मैं बदला लेने और कट जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वास्तव में सड़क पर निकाल दिया जाएगा। हालांकि बेघर होने का अपना ही मज़ा है। तो ये कैसा रहेगा? आप प्रोफेसर मेजेन से बेहतर कीमियागर बन जाएंगे। नहीं, दुनिया के सभी कीमियागरों से बेहतर। उसके शब्दों पर अल्टेरिशा ने उसकी ओर घूरकर देखा और मूर्ख की तरह हंसने लगी। हाँ, फिर ये बहुत अच्छा होगा। ऐसा कहने से बेक्यू सियोल आश्वस्त हो गया। अल्टेरिशा पहले से ही मेजेन द्वारा प्रताड़ित किए जाने और धूल भरे गोदाम में प्रोफेसर की देखभाल करने से थक गई थी। उसे अपनी प्रतिभा, जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और अपने पंख फैलाने में असमर्थता से नाराजगी थी। दर्द और कड़वाहट। वह एक कीमियागर बनने और जी भरकर आविष्कार करने का सपना देखती थी। वह एक शीर्ष वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी। हालांकि यह एक सपना था जिसे उसे कुछ समय के लिए टालना पड़ा क्योंकि वह वास्तविकता से हतोत्साहित थी। वह सपना जल्द ही सच होगा। कहानी खत्म। अलविदा।